हेलो दोस्तों, स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे पीजीटी, जीआईसी, नेट आदि के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो हम पिछले वीडियो में इमाइल दुर्खीम पर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पर बातचीत कर रहे थे, उन्हें समझ रहे थे। तो आज भी हम इमाइल दुर्खीम के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। दमनकारी एवं प्रतिकारी कानून शब्दों का किसने प्रयोग किया है? दुर्खीम ने, मार्क्स ने, सदरलैंड ने या मैक्स वेबर ने? तो दमनकारी एवं प्रतिकारी कानून शब्दों का प्रयोग किसने किया है? वो किया है दुर्खीम जी ने। किसने? दुर्खीम जी ने। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, जो इमाइल दुर्खीम है उन्होंने दो प्रकार की समाज व्यवस्थाओं, कौन सी दो प्रकार की समाज व्यवस्थाएं बताई थी उन्होंने? यांत्रिक तथा सापेक्षी, दो आधार बताए थे उन्होंने। उन्हीं के आधार पर कानूनों की चर्चा भी की है। तो दमनकारी कानून और प्रतिकारी कानून, ठीक है। तो जो यांत्रिक समाज है उसमें हमारा दमनकारी कानून और जो सापेक्षिक समाज है उसमें प्रतिकारी कानून की चर्चा की है। जो दमनकारी कानून जो होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? सामूहिक चेतना अथवा इच्छा के विरुद्ध समझे जाने वाले कार्यों को रोकना है। उसका उद्देश्य क्या है कि सामूहिक चेतना अथवा इच्छा के विरुद्ध जो कार्य किए जाते हैं उनको रोकना है। ये कानून अपराधी द्वारा की गई क्षति को पूर्ति के लिए नहीं होते, अपितु इनका निर्माण तो समाज में नैतिक संतुलन बनाए रखने तथा अपराधी को पुनः अपराध करने से रोकने अथवा भयभीत करने के लिए होता है। इस प्रकार के कानून हमें यांत्रिक एकता पर आधारित समाजों में देखने को मिलते हैं। और यांत्रिक एकता वाला समाज कौन सा है? हमारा प्राचीन समाज है। अब बात करते हैं प्रतिकारी कानून की। तो प्रतिकारी कानून जो है वो आधुनिक समाज की विशेषता है। इस प्रकार के कानून का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अपराधी द्वारा जो क्षति की गई है उसकी पूर्ति करना होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? क्षतिपूरक कानून भी कहा जाता है। आधुनिक समाजों में अपराध को समस्त समाज के विरुद्ध कार्य का सामूहिक इच्छा का उल्लंघन न मानकर व्यक्ति के विरुद्ध कार्य माना जाता है। अतः अपराधी से क्षतिपूर्ति की आशा की जाती है ताकि सामूहिक इच्छा की पुनर्स्थापना हो सके। अच्छा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दमनकारी एवं प्रतिकारी कानून शब्दों का प्रयोग किसने किया या फिर ये कानून किसने बनाए हैं? तो वो किसने बनाए हैं? इमाइल दुर्खीम जी ने। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। प्रतिकारी कानून की अवधारणा से कौन संबंधित है? तो कौन संबंधित है? अभी बताया था, सदरलैंड है या फिर लोम्ब्रेसो है या फिर दुर्खीम है या फिर क्लोवार्ड है। तो प्रतिकारी कानून की अवधारणा से कौन संबंधित है? दुर्खीम जी संबंधित है। और प्रतिकारी कानून कौन से समाज में लागू होता है? तो वो कौन से समाज में लागू होता है? आधुनिक समाज में। प्रतिकारी कानून आधुनिक समाजों में पाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। इमाइल दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? अब देखो, क्वेश्चन तो वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया है ना। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग गलत कर दोगे, तो इसलिए ना ध्यान से देखो क्वेश्चन। इमाइल दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? तो आधुनिक विधि पूछा है। आधुनिक विधि की प्रकृति कौन सी है? दमनकारी है या क्षतिपूरक है या फिर आदर्शात्मक है या फिर औपचारिक है? तो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षतिपूरक। आधुनिकता के बारे में पूछा हुआ है तो क्षतिपूरक है। अगर प्राचीन वाले समाज के बारे में पूछता या फिर यांत्रिक समाज के बारे में पूछता तो फिर कौन सा हो जाता? तो हमारा दमनकारी हो जाता। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी क्षतिपूरक। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नांकित में से किसने समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या की है? क्या है क्वेश्चन में? किसने समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या की है? तो वो किसने की है? रॉबर्ट बीरस्टीड ने,
एमाइल दुर्खीम ने या ई बोगाडस ने या फिर के डाबिस ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी एमाइल दुर्खीम जी ने। जो आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों पर जो चर्चा की है, जो उनकी व्याख्या की है, वो किसने की है? एमाइल दुर्खीम जी ने। तो आदर्श शून्यता क्या होता है? आदर्श शून्यता या मानक शून्यता, ठीक है, दोनों वर्ड आते हैं। कहीं कहीं आदर्श शून्यता लिखा होगा या फिर मानक शून्यता लिखा होगा। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 19वीं शताब्दी में फ्रांस के सुप्रसिद्ध शास्त्री, समाजशास्त्री कौन है? एमाइल दुर्खीम। फ्रांस में जन्म हुआ था इनका। एमाइल दुर्खीम ने सामाजिक सहभागिता के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालने के लिए किया था। उनके अनुसार वो क्या कहते थे कि ऐसी दशाएं जो मानव के विकास एवं सुख समृद्धि के लिए आवश्यक मानी जाती हैं, उनका अभाव ही क्या कहलाएगा? आदर्श शून्यता या मानक शून्यता की स्थिति का परिचायक है। उन्होंने क्या कहा कि ऐसी दशाएं जो मानव के विकास एवं सुख समृद्धि के लिए आवश्यक मानी जाती हैं, उनका अभाव ही आदर्श शून्यता कहलाता है। यह माना जाता है कि मानवीय व्यवहार का नियंत्रण किन्हीं नियमों द्वारा होना चाहिए। जो मानव का व्यवहार है, ऐसे तो अगर हम नियंत्रण नहीं लगाएंगे तो कोई भी मनुष्य कुछ भी करने लगेगा, है ना? तो फिर क्या होगा? समाज में अराजकता फैल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि नियम बने हुए हैं। तो मानवीय व्यवहार का नियंत्रण किन्हीं नियमों द्वारा होना चाहिए ताकि नियमों की एक सुचारू व्यवस्था का जन्म हो सके। व्यक्तियों के आपसी संबंध नैतिकता पर ही आधारित हो। सब हम लोग जो है किसी से भी बात करते हैं तो नैतिकता को ध्यान में रख के ही बात करते हैं ना, है ना? और क्या हो? और तथा जीवन में सुख प्राप्ति की स्पष्ट सीमाएं भी हों। ऐसी कोई स्थिति जो अस्पष्ट हो, कैसी? टकराहट पूर्ण हो अथवा असमंजस्यकारी नियमों को जन्म देती हो, या जिसमें एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों के साथ नैतिकता पर आधारित संबंध न हो, या जहां पे जीवन के सुखों को प्राप्त करने की कोई निर्धारित सीमाएं ही ना हो। ये सभी स्थितियां क्या कहलाती हैं? आदर्श शून्यता या मानक शून्यता या एनोमी की द्योतक होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? निम्नांकित में से किसने समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या की है? तो वो किसने की है? एमाइल दुर्खीम जी ने की है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में सामान्य है? क्या है कथन कि कुछ मात्रा में अपराध जो है वो प्रत्येक समाज में सामान्य है? ये किसने कहा है? तो एमाइल दुर्खीम ने कहा है, या आर के मटर ने कहा, या लॉम्ब्रेसो ने कहा, या सदरलैंड ने कहा है? तो ये किसका कथन है? एमाइल दुर्खीम जी का, यानी ऑप्शन नंबर ए। एमाइल दुर्खीम ने जो उनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है, कौन सी? रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, में इस बात का उल्लेख किया है कि प्रत्येक समाज में अपराध जो है वो सामान्य घटना है और यह कुछ हद तक प्रत्येक समाज में पाया जाता है। अगर हम कोई भी देश उठा के देख लें या कहीं भी छोटी से छोटी जगह देख लें या जानवरों में देख लें तो वहां थोड़ा सा तो होता ही है, अपराध तो होता ही है। ऐसा नहीं है कि अब अमेरिका में अपराध नहीं होते या फिर स्विट्जरलैंड में अपराध नहीं होते, अपराध तो होते हैं। कहीं पर ज्यादा होते हैं, कहीं पर मात्रा थोड़ी सी कम होती है ना, बस इतना ही अंतर होता है। तो यही कहा है कि किसने कहा है कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में सामान्य बात है या सामान्य है, तो वो किसने कहा है? एमाइल दुर्खीम जी ने कहा है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। धर्म के अध्ययन में किस समाजशास्त्री ने पवित्र और साधारण अवधारणाओं का प्रयोग किया है? तो वो किसने किया है? बोगाडस ने, एमाइल दुर्खीम ने, या के डाबिस ने, या के मैनहेम ने? तो धर्म के अध्ययन में किस समाजशास्त्री ने पवित्र और साधारण अवधारणा का प्रयोग किया है? तो वो किया है किसने? एमाइल दुर्खीम जी ने। एमाइल दुर्खीम ने अपनी पुस्तक, कौन सी है पुस्तक जो उनकी बहुत फेमस है? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म की उत्पत्ति के सभी विद्यमान सिद्धांतों को निरस्त कर दिया। उन्होंने धर्म का समाजशास्त्री सिद्धांत प्रस्तुत किया था। क्या? दुर्खीम के अनुसार प्रत्येक धर्म में साधारण या लौकिक यानी कि प्रोफेन और पवित्र यानी सैक्रेड के रूप में वस्तुओं का विभाजन होता है।
सभ्य समाज में क्या है, कुछ बहुत ज्यादा पवित्र वस्तुएं मानी जाती हैं, कुछ अपवित्र होती हैं या फिर साधारण कह लेते हैं उन्हें भी। ठीक है, तो जो पवित्र वस्तुएं हैं जो विशेष और श्रेष्ठ के रूप में संरक्षित एवं पृथक रखी जाती हैं। साधारण वस्तुएं निषिद्ध होती हैं और पवित्र से दूर रखी जाती हैं। ठीक है, तो ये पवित्र और साधारण अवधारणा का प्रयोग किसने किया है, वो किया है इमाइल दुर्खिम जी ने। यानी कि सैक्रेड और प्रोफेन की अवधारणा जो दी है वो किसने दी है, इमाइल दुर्खिम जी ने दी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। इमाइल दुर्खिम ने धर्म के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस एक वर्गीकरण का प्रयोग किया है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा वर्गीकरण है जिसका प्रयोग इमाइल दुर्खिम जी ने किया है। तो देखते हैं, ऑप्शन में है पावन एवं पतित, अनुष्ठानिक एवं अतिवादी, अलौकिक एवं धर्मनिरपेक्ष, या फिर पवित्र एवं लौकिक। तो आपको पता चली गया है कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी पवित्र एवं लौकिक। इसका प्रयोग किसने किया है, इमाइल दुर्खिम जी ने किया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। धर्म के अध्ययन में पवित्र यानी कि सैक्रेड और अपवित्र यानी कि प्रोफेन की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है। तो क्वेश्चन वही है, ठीक है, वही रिपीट हो गया है। तो ई बोगाडस या फिर ई टाइलर ने या फिर इमाइल दुर्खिम ने या फिर ई बर्गेस ने। तो कौन से राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इमाइल दुर्खिम जी ने पवित्र और अपवित्र यानी कि सैक्रेड और प्रोफेन की अवधारणा का प्रयोग किया हुआ है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। धर्म को पवित्र और अपवित्र के बीच अंतर के आधार पर किसने परिभाषित किया है। अगर इस तरह से क्वेश्चंस आ जाए तो उसका भी आंसर क्या होगा, मेलिनोवस्की, सी लेविस्ट्रॉस या ए आर रैडक्लिफ ब्राउन या फिर ई दुर्खिम। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, ई दुर्खिम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। देखो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत हेर फेर है, लेकिन वहीं पे कभी कभी हम लोग ना क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, बच्चे कुछ ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए सारे क्वेश्चंस को लिया गया है कि किस किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। सैक्रेड और प्रोफेन यानी कि पवित्र और अपवित्र की अवधारणा किसने दी है। तो आपको पता ही है किसने दी है, ऑप्शन नंबर डी दुर्खिम जी ने। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। किसने आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया है। अब आत्महत्या की बात है तो किसने आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया है, मैक्स वेबर ने या इमाइल दुर्खिम ने, पीए सोरोकिन ने या कार्ल मार्क्स ने। तो किसने किया है आत्महत्या का व्यापक अध्ययन, तो वो किया है इमाइल दुर्खिम जी ने। अच्छा, दुर्खिम की जो कृति थी यानी कि जो उनकी पुस्तक है, तो उस पुस्तक का क्या नाम है, द सुसाइड। क्या है, द सुसाइड में सर्वप्रथम आत्महत्याओं का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया गया। उसमें उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि आत्महत्याओं के प्रतिमानों का विश्लेषण मात्र व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक के आधार पर नहीं किया जा सकता है। आत्महत्या क्या है, एक सामाजिक तथ्य है। आत्महत्या क्या है, सामाजिक तथ्य है, अतः इसके कारणों को सामाजिक तथ्यों में ही खोजा जाना चाहिए। तो ये जो कहा है वो किसने कहा है, इमाइल दुर्खिम जी ने। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 43। समाजशास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ये पता ही है, इमाइल दुर्खिम जी ने किया है। ऑप्शन नंबर ए ही दिया हुआ है इसमें, तो ए राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। दुर्खिम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है। अब ये देखो कैसे व्याख्या होती है कि आत्महत्या की व्याख्या कैसे होती है, सांस्कृतिक कारणों द्वारा होती है या फिर शारीरिक कारणों द्वारा होती है या मनोवैज्ञानिक कारणों द्वारा होती है या फिर सामाजिक कारणों द्वारा होती है। तो क्या सही होगा कि दुर्खिम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है कैसे, सामाजिक कारणों द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। आत्महत्या की व्याख्या कैसे होती है, सामाजिक कारणों द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। दुर्खिम के अनुसार निम्नांकित में से कौन आत्महत्या नहीं है। अब इसमें से हमें नहीं वाला चूज करना है कि कौन सा नहीं है।
जब आपने ये दुर्खीम वाला जब चैप्टर पढ़ा होगा उसमें दिया होगा कई तरह की उन्होंने आत्महत्याएं बताई हैं, तो उन्हीं में से इसमें से छांटना है ऑप्शन में से कि कौन सा नहीं। देखते हैं, ए है अहमवादी आत्महत्या, तो इसको बताया उन्होंने। अब बी है स्वाभाविक आत्महत्या, सी है परार्थवादी आत्महत्या और डी है विसंगति जन्य आत्महत्या। तो इसमें से कौन सा नहीं बताया उन्होंने, तो कौन सा नहीं बताया, स्वाभाविक आत्महत्या नहीं बताया है, अहमवादी बताया है, परार्थवादी बताया है, विसंगति जन्य यानी कि एनोमिक आत्महत्या बताया है ना। तो ए बी डी तो बताया, सॉरी ए सी डी तो बताया है, लेकिन बी वाला जो है स्वाभाविक आत्महत्या है वो नहीं बताया है। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो, दुर्खीम ने अपनी पुस्तक ली सुसाइड या फिर द सुसाइड, कहीं पे एल ई ली लिखा होता है, ली सुसाइड लिखा होता है, या पे द सुसाइड, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, दुर्खीम की ही पुस्तक है। तो दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द सुसाइड में आत्महत्या की विवेचना कैसे की है, आदर्श शून्यता, नैतिक मूल्यों में गिरावट, असंतोष, आवश्यकताओं और साधनों में असंतुलन, या फिर समाज का नकारात्मक दबाव तथा सामाजिक विघटन के आधार पर करते हैं। उनका मत है कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, इसलिए इसके कारणों की खोज सामाजिक संरचना और संगठन में करनी चाहिए। उन्होंने आत्महत्या को समाज के नकारात्मक दबाव का फल माना है। कैसे नकारात्मक दबाव का फल माना है आत्महत्या को। दुर्खीम ने 3 प्रकार की आत्महत्या बताई हैं, हम सबको पता है कौन कौन सी, अहमवादी इगोइस्टिक, परार्थवादी एलिस्टिक तथा विसंगतिजन्य या प्रतिमानहीनता एनोमिक। ठीक है, तो यही 3 आत्महत्याओं के बारे में उन्होंने चर्चा की है। तो ये तीनों आत्महत्याएं जो हैं वो वर्ड जो हैं वो आप लोग लर्न करके रखिएगा, अहमवादी, परार्थवादी और विसंगतिजन्य, या फिर इसे प्रतिमानहीनता भी कहते हैं, या फिर कहीं कहीं इंग्लिश वर्ड ही आ जाता है एनोमिक, वो भी होता है। ठीक है, तो वो भी आ जाता है, मतलब कभी कभी एनोमी ही लिखा होता है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया है। तो ये आपको पता ही है किसने किया है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, दुर्खीम जी ने किया है। आत्महत्या के प्रकारों का वर्गीकरण किसने किया है, दुर्खीम जी ने किया। कौन कौन सी आत्महत्याओं के प्रकार हैं, एक अहमवादी है, परार्थवादी है और विसंगतिजन्य या एनोमिक है। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है, यह किसने कहा है। क्या है क्वेश्चन, आत्महत्या जो है वो समाज के नकारात्मक दबाव का फल है, ये किसने कहा है, तो किसने कहा है, ये दुर्खीम जी ने कहा है। किसने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, दुर्खीम जी ने कहा है कि आत्महत्या जो है वो समाज के नकारात्मक दबाव का फल है। अभी यही जो लाइन आई थी ना, उसी पे हमने बातचीत की थी ना। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, किसने कहा है कि आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का प्रतिफल है। अब केवल इतना ही अंतर है क्वेश्चन नंबर 47 और 48 में कि यहाँ पे दबाव का प्रतिफल बताया है और वहां पे केवल ओनली फल बताया है। ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े से जो छोटे छोटे वर्ड हैं उनमें अंतर आ जाता है, तो हम लोग क्या है, बच्चे ना कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये आप लोग लर्न करके रखिएगा कि आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का प्रतिफल है, या फिर फल लिखा हो नकारात्मक दबाव का फल है तो वो किसका है, एमाइल दुर्खीम जी का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, दुर्खीम के अनुसार मानक शून्यतावादी आत्महत्या परिणाम है। अब किसका परिणाम है, ऑप्शन में देखते हैं, एक व्यक्ति का समाज या समूह में अत्यधिक घुल मिल जाना, बी है कठोर सामाजिक नियमाचारों, शिथिल समूह एकीकरण तथा अत्यधिक व्यक्तिगत दायित्व की भावना का होना, या फिर सी है नियमहीनता की स्थिति अथवा अपने आप को अकेला या समूह से कटा हुआ पाना, या फिर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दुर्खीम के अनुसार मानक शून्यतावादी आत्महत्या परिणाम है किसका, ऑप्शन नंबर सी यानी नियमहीनता की स्थिति अथवा अपने आप को अकेला या समूह से कटा हुआ पाना। जब जो व्यक्ति मतलब समाज से बिल्कुल अलग पाता है यानी कटा हुआ पाता है, या फिर उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है किसी चीज़ का, तो वो आत्महत्या कर लेता है। जैसे अगर हम
किसान आत्महत्या को देखें तो किसान जो आत्महत्या करते हैं उनमें प्रेशर होता ना कि उन पे उन्होंने बहुत सारा कर्ज लिया होता है जो वो चुका नहीं पाते हैं, तो उन पे प्रेशर बनाया जाता है जमींदारों द्वारा या फिर बैंकों से लेते हैं तो बैंकों द्वारा, है ना। तो उनके घर की नीलामी होती है और ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण वो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि दुर्खिम के अनुसार मानक शून्यतावादी आत्महत्या का परिणाम है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, नियमहीनता की स्थिति अथवा अपने आप को अकेला या समूह से कटा हुआ पाना। नियमहीनता की स्थिति जो है अथवा अपने आप को अकेला या समूह से कटा हुआ पाने पर व्यक्ति जब आत्महत्या करता है तो वो कौन सी आत्महत्या कहलाती है, अगर हम इसे ऐसे पूछें तो वो कौन सी हो जाएगी, मानक शून्यतावादी आत्महत्या हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम उल्टा भी कर सकते थे। अच्छा, नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, दुर्खिम ने किस अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है। अब इसमें नहीं बताना है कि कौन सी अवधारणा है जिसका प्रयोग नहीं किया है। देखो, इसमें अहमवाद, परोपकारिता, आदर्श शून्यता या अलगाव। तो अहमवाद, परोपकारिता, आदर्श शून्यता, इनका तो प्रयोग किया है, उन्होंने अवधारणा का प्रयोग किया, लेकिन अलगाव किसकी है अवधारणा, अलगाव का प्रयोग किसने किया था, एलाइनेशन, याद आया किसका है, तो वो कार्ल मार्क्स ने प्रयोग किया था, दुर्खिम जी ने नहीं किया था। एलाइनेशन किसने प्रयोग किया था, कार्ल मार्क्स ने। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दुर्खिम ने किस अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है, तो अलगाव का प्रयोग नहीं किया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, किस विद्वान को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है। तो कौन सा विद्वान ऐसा है जिसे पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है, ऑगस्ट कॉम्ट है या कार्ल मार्क्स है, मैक्स वेबर है या इमानुएल दुर्खिम है। तो कौन है इसमें, इमानुएल दुर्खिम जी हैं, उन्हें पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है। अगर ये क्वेश्चन आए तो उसमें ये नहीं है कि उनके जनक है ऑगस्ट कॉम्टे तो आप वो टिक कर दो। ठीक है, अकादमिक पूछा है, एकेडमिक समाजशास्त्री कौन है, तो एकेडमिक कौन है, इमानुएल दुर्खिम जी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है, दुर्खिम के अनुसार कौन एक सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है। अब इसमें सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है, वो हमें चूज करना है। देखते हैं ऑप्शन में, सामाजिक तथ्य की प्रकृति अमूर्त होती है, सामाजिक तथ्य व्यक्ति से ब्राहा होते हैं, सामाजिक तथ्य में बाध्यता की विशेषता होती है, और सामाजिक तथ्य व्याधिकीय तथा सामान्य दोनों प्रकार के होते हैं। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, विशेषता नहीं है ना, तो सामाजिक तथ्य की जो प्रकृति है वो अमूर्त होती है, ये गलत है। ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, कि सामाजिक तथ्य जो हैं वो व्यक्ति से ब्राहा होते हैं। कैसे होते हैं, व्यक्ति से ब्राहा होते हैं, और सामाजिक तथ्य में बाध्यता की विशेषता भी होती है, और क्या है, और सामाजिक तथ्य व्याधिकीय तथा सामान्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इन सब पे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और तो सामाजिक तथ्यों का स्रोत जो है वो सामूहिक चेतना अथवा समाज होता है। तो दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है, वो कौन सी नहीं है, कि सामाजिक तथ्य की प्रकृति अमूर्त होती है, तो ये विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।